एक मिनट मैं बस वो उधर कर रहा हूँ सर, 1 मिनट बस, अभी आ रहा हूँ 1 मिनट में। इधर से बंद कर दो, जिसको आना है उधर से आएगा, उधर से आएगा जिसको आना है। रवि गुप्ता जी का हैंड रेज है, और तो किसी का नहीं रेज है जी। अगर किसी का भी हैंड है, किसी ने पैनलिस्ट में आना है तो वो काइंडली एक्सेप्ट कर लें ऑफर, मैं उनको हैंड रेज कर दें तो मैं उनको रिक्वेस्ट भेजी जा रहा हूँ साथ में, जैसे ही मेरे को हैंड रेज नजर आए। मैं भेजता हूँ। सुनील वो कर ले, म्यूट कर ले अपने आप को। हाँ जी, शुरू करें सर। यस। हाँ जी, नमस्कार एवरीवन, मैं अश्विनी जिंदल, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन और वॉइस ऑफ सीए की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आई होप, एग्जैक्ट फिगर अब मैं फिर भूल गया, 6,73,00,000 शायद समथिंग रिटर्न्स भरने के बाद नाउ यू ऑल विल बी रिलैक्स्ड। लेकिन हमारी नई असाइनमेंट शुरू हो चुकी है। वो असाइनमेंट है टैक्स ऑडिट की, दूसरी असाइनमेंट है 10B की, जो हमने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में 5 करोड़ से ऊपर वाले भरने हैं, और 10BB की, वो भी एक्सटेंसिव फॉर्म है। लाइक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, उसके सामने बोनी लगती है 44 क्लोजेस की, जो उसमें क्लोजेस हैं वो ज्यादा रिगरस है। तो थर्ड हमारी असाइनमेंट है कारों और शेड्यूल 3 की। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहले रिक्वेस्ट की हमारे इंटरेस्टेड पार्टी संजय अग्रवाल जी, जो हमारे वॉइस ऑफ सीए के फाउंडर हैं। इंटरेस्टेड पार्टी मैं इसलिए कह रहा हूं कि 10B में इंटरेस्टेड पार्टी बहुत जगह पे आती है कि स्पेसिफाइड पर्सन और इंटरेस्टेड पार्टी। तो पहला प्रोग्राम हमारा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पे हमने प्लान किया है संजय जी का। सेकंड प्रोग्राम हम बड़ी जल्दी प्लान करेंगे दोबारा, हालांकि एक ओवरव्यू हम दे चुके हैं 10B के ऊपर एक्सटेंसिवली 3 to 4 आवर्स का, वो करेंगे बड़ी जल्दी 10B 10BB के ऊपर। थर्ड प्रोग्राम अभी मेरी कार्तिक से बात होगी है, वो 18 तारीख को कारों और शेड्यूल 3 के ऊपर प्लान करेंगे, ताकि तीनों असाइनमेंट्स आप बड़े अच्छे ढंग से प्रोफेशनली बेस्ट तरीके से उसको डिस्चार्ज कर सकें, जिसकी लास्ट डेट ऑलमोस्ट 30 सितंबर है ही। कंपनीज एक्ट में मे भी 5 सितंबर तक आपको बैलेंस शीट देनी पड़े, तो सब चीजों को आप मीट आउट कर सके विद इन द टाइम लाइन और विद द परफेक्ट मैनर्स। तो इस वजह से हम तीनों प्रोग्राम बड़ी जल्दी आपको एवरी वीक एक एक प्रोग्राम करके करेंगे। आज हमारा पहला प्रोग्राम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पे है संजय अग्रवाल जी के साथ। मैं जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं जिन्होंने हैंड रेज किए और भी जो आना चाहते हैं, वो उनका सबका स्वागत करता हूं। और उसके साथ जो हमारे अटेंडी हैं, एट प्रेजेंट 262 अटेंडीज हमारे ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं आप सबका भी स्वागत करता हूं। जितने अब आ रहे हैं उनका भी एडवांस में स्वागत करता हूं कि आप लोग इतने नंबर में हमारे साथ जुड़े टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए। आज हमारी जो फैकल्टी है, जैसे मैंने कहा, भी इंटरेस्टेड पार्टी इस वजह से भी है क्योंकि वॉइस ऑफ सीए के वो फाउंडर हैं और हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर हैं। इलेक्शनों में भी अगले इलेक्शन लड़ रहे हैं तो तब भी इंटरेस्टेड पार्टी है। और तीसरा, संजय अग्रवाल जी डायरेक्ट टैक्स कमेटी के चेयरमैन है, जिन्होंने अभी रिसेंटली जो हमारा एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है उसको अभी रिवाइज मॉडिफाइड किया है, अवेलेबल टू मेंबर्स किया है। उसमें काफी चेंजेस इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, मेजरली इन्होंने कंट्रीब्यूट काफी किया है उसमें। तो इस वजह से हमने संजय जी को रिक्वेस्ट की कि आज आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर हमें डेलिब्रेट अपॉन करें। तो संजय जी को इंट्रोडक्शन में इतनी देना चाहूंगा कि संजय जी ने वॉइस ऑफ सीए की शुरुआत की, जिससे मेंबर्स को कंट्रीब्यूट करना उन्होंने प्रोफेशनली शुरू किया, जिसमें सबसे पहले इनकी मेल आती होती थी अपडेशन मेल। उस अपडेशन मेल को हमने बुक के माध्यम से होती नहीं थी, अब भी आती है। वो तो अपडेशन मेल में, सॉरी मैं अपने आप को रिफाइन कर दूं, वो जजमेंट्स पे आती थी पहले ओनली, अब तो वाइडली मतलब कहते डिवर्सिफाइड टॉपिक्स पे आती है। तो उसको हमने कंपाइल करके बुक भी बनाई, और भी काफी टॉपिक्स के ऊपर हमने बुक के माध्यम से भी दिया। और वॉइस ऑफ सीए ने बहुत से माध्यम से लास्ट ईयर
एक नया इनिशिएटिव लेते हुए जो हमारे प्रोफेशन में कुछ एक नेगेटिविटी फैला रखी थी लोगों ने हमारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के प्रति, आज की डेट में तो पॉजिटिविटी ज्यादा हो गई है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलते ही नहीं है। आप किसी भी रेट में बोलो कि जी चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, वो कहते हैं हम अवेलेबल नहीं है। आज की डेट में मेरे पास 100 जॉब्स अवेलेबल है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट एक भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन आज से पहले जो नेगेटिविटी थी उसको दूर किया इन्होंने। हमारा पिछली बार हमने हमारे जो यंग ब्रदर एंड सिस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको हमने नॉट ओनली फैसिलिटेट बल्कि रिकॉग्नाइज किया कोविड के बाद, ताकि वो एक मेन स्ट्रीम से जुड़ सकें, गुरु जी से आशीर्वाद ले सकें, और उनके लिए प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज के ऊपर भी प्रोग्राम किए कि कैसे आप अपनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो। तो संजय अग्रवाल जी इन सभी इनिशिएटिव के साथ एसोसिएटेड रहे हैं वॉइस ऑफ सीए के माध्यम से, और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के माध्यम से भी। आज जो हमारा प्रोग्राम है वो सर्टिफिकेट वेबिनार है। इसका सर्टिफिकेट जो पूरे 2 घंटे अटेंड करेंगे उनकी हम डाटा लेके जूम से उनको सर्टिफिकेट विद इन फ्यू डेज और 1 to 2 वीक्स हम अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन की तरफ से। तो मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, और आप सबको संजय जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर अपनी डेलिब्रेशन स्टार्ट करें। ओवर टू संजय जी। अश्विनी जी 1 मिनट जरा, हाँ जी, वो हाँ मैं जी। गाइडेंस नोट डालना चाह रहा हूँ, 1 मिनट, सॉरी, जस्ट अ अश्विनी मिनट। जी आपको मैं प्रमोट कर रहा हूँ, आप एक्सेप्ट कीजिए जी ऑफर। है नहीं, कर ले तुम। ये तो पहले बोल देते, 1 मिनट लगना था, मैं और बोल लेता। हाँ बोल ले, थोड़ा देर प्लीज, जस्ट अ मिनट। एक्चुअली वो मेरे को लगा कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा गाइडेंस। Friends, I just thank you everyone that you have come in such large number on Friday evening. And when Ashwani ji has requested that this guidance note, which is not yet final, but we have put it into the public domain for their comments. And this guidance note is going to be the final guidance note after the comments are received from the various stakeholders. I have already given copies to all the members as well as to the income tax department also for their comments. And as such, the various issues which are going to be addressed in this year. This guidance note was revised after a gap of 2014 in 22. But when the same was being revised in last year 22, the then chairman and the council thought it fit that this needs a revision every year. However, for the purpose of limited revision on some of the issues which have been raised by various members, like how to calculate the turnover, 44 AD, etc. Then there were different people were facing the trouble in 16D about the reporting of other income. Then some of the GST and the disclosure in the PF, other income, etc. So, though on a different note, in my personal capacity, I've tried to cover it earlier also, but we have tried to answer this in the guidance note. Friends, just for your information, we have included one appendix in the last, which tells how to calculate the turnover in the case of derivative. Because what I have been told that
lot of myth is there, and some of the service provider, they are calculating the turnover, and while calculating the turnover, the guidance note is not being adhered to. And specifically last year when we took a different stand, which was altogether different from the starting in the definition of the calculating the turnover. So that was misunderstood. So this year, after a great persuasion, though I do not do anything in the derivatives and none of the transaction, but with the help of some of the experts, we have been able to get the definition by way of an example. And I hope after 7th is the last date when we have kept it for the purpose of taking the public comments, including our professionals or any of the stakeholder, assessees, whatever comments they will give, we will try to see this, they are addressed in the tax audit guidance note. मैं इसमें एक और दो चार चीजें स्पेसिफिकली बताना चाहता हूं कि गाइडेंस नोट में कोई टेक्निकल चेंज नहीं हुआ है मेजर, और आज की जो सेमिनार है इसको 44 एडी पे मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं, और 44 एडी पे मैं जितनी बार भी बोलता हूं हमारे यहाँ कहीं ना कहीं कंफ्यूजन कोई ना कोई क्रिएट हो जाता है। तो आज 44 एडी को बहुत ज्यादा नहीं मैं लूंगा, 44 एबी पे लेंगे। अगर उसके बावजूद कुछ क्वेश्चन होंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अश्वनी जी से कि उनको फिर हम जो है वो एक बार अनम्यूट करेंगे, और पैनलिस्ट में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वी विल टेक दोज क्वेश्चन ऑन 44 एडी। आई विल ट्राई टू clarify. The second confusion, sometime it comes on the calculation of 10 crore turnover as to how we have to calculate whether I am supposed to do the tax audit or not. The third question which has come to us that look, the tax audit is to be done only when you are an eligible assessor. Some of the professionals are asking that a client has come to me and he wants that a tax audit to be done irrespective of the fact that he is not eligible to get his account audited. So what we should do in that? Though it is not an opinion of the council, but I am telling you, we should not do that tax audit and we should not upload that tax audit if the same is not eligible assessor. But in any case, if somebody wants that you should do my tax audit or you should give me a report, so what we can do, we can prepare a special purpose report, and in that report we may report on 44 clauses, but the audit report in 3CA, 3CB should not be given, and it should be clarified that this is not a tax audit report, it's a special purpose audit, and you can give the reporting on those 44 clauses of the tax audit. So we should not venture into an area where you do not have a mandate, because if tomorrow anything goes wrong, then you'll be held responsible. Due dates of the tax audit are different, and they are different from the normal due dates. And as such, if you will do the tax audit, it will capture a date which is a due date of 30th September. Otherwise, it is not applicable. So this is the point which I wanted to say upon. And I'll try to, because my presentation is approximately 400, but I'll try to first of all deal with the few points for the purpose of just going through and taking the only points which are having different thought process, or which are being incorporated as a change due to various questions of the stakeholders, or some of the changes in the utility,
or in the definition. So I'll run through my entire presentation. I'll first of all will stop at places which are majorly changed, and then after that 20-30 slides, those which require changes, I will try to answer your queries, and then whatever our Karta of the HUF will say. Let me tell you, friend, today and yesterday also I requested Dr. Girish Ahuja to give the blessings, but somehow he is not keeping well. And though he has told me that he may come, but he is not well today. So he will come in the next seminar. Otherwise, his blessings are always with us. So this is the background in which I wanted to share my presentation. अश्विनी जी, कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज अभी कोई पैनलिस्ट की इमीडिएट हो तो बिफोर आई स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन, अगर आप कोई चीज पूछना चाहते हैं. We have not received the guidance note on tax audit. ये exposure draft अभी आया हुआ है, इंस्टीट्यूट की साइट पे अवेलेबल है, मैं शेयर भी कर दूंगा दोबारा. गाइडेंस नोट अभी काउंसिल में 14th को लगेगा या 15th को लगेगा, बिकॉज ये गाइडेंस नोट का एक प्रोसीजर होता है. पहले गाइडेंस नोट वेरियस ग्रुप्स पे जाता है. इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस. इट टुक मी 3 months to see to this that it comes to my members. Then the various groups suggest various changes. Thereafter, committee along with some of the experts go through with the inputs which are received from various groups. And I think this year we have formulated around 25 groups for the purpose of the guidance note. We have given chapters, clauses to the all the members. And a lot of suggestions have not been accepted because they were changed in the shoot stand, and a lot of changes have been accepted also. That is why I have made a request. I have put in various groups that please go through the exposure draft, because now once we receive the input on your draft, your whatever observation, objections, contribution, that will be considered by us. And then finally, those suggestions, after incorporating that, it will be brought to the council. And once it is approved by the council, this will be effective for the purpose of guidance of the members. So ये एक छोटा सा वो है. कुछ Q&A में कुछ 5 क्वेश्चन आ रहे हैं. राजेश पांड्या जी ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या बैलेंस शीट फॉर्मेट में कोई चेंज है. यस, द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, now there is a balance sheet format, P&L format, that has been prescribed by the institute, but the date of implementation has I think has not yet been notified. That guidance note will be applicable in this year or not. It is subject to that. So please keep a tab on the institute website. The date will be announced very shortly. So this is the first question of Mr. Rajesh Pandya. Then we have another friend, Bhupinder Singh ji. Disciplinary committee decision on certificate regarding to whom it may concern. Bhupinder ji, this is something which is going in public. It is a judgment of BOD. I do not want to comment on it. However, that is required to be checked, and it has come to the knowledge of me today only by some of the members, those who have put it. I would not like to comment because it's a order of the Board of Discipline, and I am also a member of the disciplinary committee for Central and West, and as such, whatever it was in a specific case, and it was the responsibility which has been asked. Friends, let me tell you, not commenting on this particular case,
but a lot of expectations have come on our head because the stakeholders are expecting us. So, as we have said by way of President press release last year, that audit is a serious business. So please do not do an audit in a casual manner. When you have to report, because the various stakeholder, though it is not an absolute assurance, but still a lot of people have faith on us. And recently we have done one Chintan Shivar with the government nominee of all the disciplinary, all the Section 8 companies, and wherein we have asked them to criticize or examine and tell us that what should be the our aim for 2049, and where you want that we should improve, we should give the teaching or anything to our member. So everybody said that yes, you are doing an excellent job, and they have appreciated that we are doing the job of the government. We are being uh, responsibility is being on our head, that we are doing the job which normally the either revenue people are required to do it in the earlier regime, but by way of certification and audit that has been given on our shoulders. So I always say that we need to be careful while doing any audit. The next question is, I will take only these few questions, then thereafter, Mohit Dhimanji, filing of Form 10 9A before filing of audit report in Form 10 10B, the last day of which is 31st August. Yes, it's true. However, there is a circular which says, because you see, Form 10B and 10BB has nothing to do with the Form 10 and Form 9A. In fact, this you can do it on the basis of your balance sheet or client's balance sheet. The balance sheet is to be finalized. However, the report in 10B and 10BB is to be given. And that is also 31st August, but utility have not yet been released. Today also in one of the seminar, I have addressed this point, and as a matter of just abandon precaution, I'm not very pushing very hard on this, that let the utility come, and I'm finalizing my guidance note or the technical guide, I'll say strictly in meaning, on 10B. And let me tell you, I have already devoted as what I have done in tax audit. Myself, I have worked for approximately 200 hours on this guidance note, reading line by line and understanding the various technicality and making changes without hurting the responsibility, without you can say running away from our responsibility, but at the same time the reporting by the member, I have tried to answer that how we should report in the peculiar circumstances. So please bear with us till the Form 10B and 10BB utility comes. Upinder Singh ji, I have already answered your one question, but this question I am taking only. Sale of client is 90 lakh, profit 5 lakh. Can it be audited new business? Look, 44AB talks about an audit to be done once you cross 1 crore. Then you have another question that if you want to be in 44 AD, then your turnover can be 2 crore this year and 3 crore for the next year. The profit, so far as in 44 AB is concerned, has nothing to do with the percentage. So my answer to your question कि सेल क्लाइंट की 90 लाख है, प्रॉफिट 5 लाख है, प्रॉफिट हो नहीं हो, खुश नहीं हो, आप उसकी 44 AB में ऑडिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने थ्रेशोल्ड की लिमिट क्रॉस नहीं करी है. आपको नॉर्मल बनानी है.
बैलेंस शीट बनानी है और P&L बनाना है, क्योंकि वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका वो 44 जो AA के अंदर या 6F के अंदर जो बुक्स ऑफ अकाउंट रखने के रूल्स हैं, वो आप उसको पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप जो है, क्योंकि एडमिटेडली आप 6% से कम या 8% से कम फिट कर रहे हैं, और आप जो है 44 AD के अंदर कभी भी आपने पीछे नहीं यूटिलाइज किया, और आप जो है नया बिजनेस है जैसा कि आप बताए हैं, उस एसएससी के केस में किसी और बिजनेस, न्यू बिजनेस का मतलब वो पहली बार बिजनेस कर रहा है, मैं ये अंडरस्टैंडिंग समझ रहा हूँ। अगर वो कोई और बिजनेस कर रहा था और ये एक नया बिजनेस शुरू कर रहा है, तो आंसर विल बी डिफरेंट। न्यू बिजनेस मीन्स ही इज डूइंग बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आप अगर 44 AD में नहीं आना चाहते हैं, आप सिंपल P&L बनाएं, आपको किसी प्रकार की कोई ऑडिट की आवश्यकता नहीं है। So this is the next question. Can we do audit if less than 1 crore? As I have answered this, no means no. You can do the audit only in special phase, and you cannot submit that report to the income tax department in the income tax portal, because this is not an audit as prescribed in 44 AB. बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ड्यू डेट निकल गई, ये लगेगा ना लगेगा, मैं ऑडिट कर देता हूँ। देखिए सर, ये सब टैक्सेस सब बंद है, आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। अगर एलिजिबल एसएससी नहीं है तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। Private limited company not eligible for tax audit, whether ITR to be filed 3rd September or 30th October. It is 30th October. ये अब क्वेश्चन आपके सब खत्म हो गए हैं। नाउ आई विल डील विद दी म्यूट कर लें जो लोग अभी अनम्यूटेड हैं। ये कर दिया जी। क्वेश्चन हो तो प्रेजेंटेशन आ गई अश्विनी जी? ये जी, इसको जरा वो कर दो वाइड पे, कर रहा हूँ। स्क्रीन वाइड कर दो। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। आई वेलकम माय वुड बी सन इन लॉ विशाल थापा। This is being amended with this understanding that exposure draft is not yet final. However, whatever changes have come in the exposure draft, I have tried to incorporate in this. So I'll take first change. Before that, just I'll try to मैं इसको थोड़ा सा वो करना चाहूंगा, दो चार चीजें जो मेरे को मालूम है कि बहुत सारी मिस्टेक्स हमारे मेंबर कर रहे हैं और करते भी हैं, और वो हमको कहीं ना कहीं डिसिप्लिनरी वगैरह में भी वो आ रही है। The scope in 3CA is increased. Now, not only I have to examine the books of account, but I have to examine the relevant documents. For example, अगर आप जो है MSME के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आपको वो चीज चेक करनी पड़ेगी कि MSME में प्रॉपर डिस्क्लोजर है नहीं है। अगर आप जो है प्रॉपर्टी की कोई डिटेल देख रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि 50C या 56(2)(10) की रिक्वायरमेंट वो आपने देखी नहीं देखी, डॉक्यूमेंट आपने देखे नहीं देखे। अगर आपने नहीं देखे या आपको क्लाइंट ने नहीं दिखाए, तो उसका एक डिस्क्लोजर जो है वो आपको देना चाहिए, और वो डिस्क्लोजर जो है वो ऑब्जर्वेशन और क्वालिफिकेशन के फॉर्म में जो है वो हमेशा जो है अवेलेबल डालना चाहिए, और जितने भी क्लॉजेज चाहे हमारे हों, हमको उसमें डाल देना चाहिए। हमें कभी भी इस चीज से नहीं परहेज करना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन कोई क्वालिफिकेशन हो जाएगी या कोई मेरे को हर्ट करेगी, बिकॉज इफ यू विल नॉट टेल दैट व्हाट इज द योर थॉट प्रोसेस ऑन दैट। अब कई बार मुझसे जैसे ये पूछा जाता है कि सर जब 3CD पर कोई कॉलम ही नहीं है जिसको आप जो है वो
आप अपनी कहीं भी कोई चीज रिपोर्ट करें, तो अब मैं कैसे करूं? तो ये आपको इसमें जो है हम बताना चाहेंगे कि आपका जो ऑब्जर्वेशन का कॉलम है वो हमेशा आपके पास अवेलेबल है। आप वहां पे क्लॉज वाइज, सब क्लॉज वाइज, ये सब आप उसको वहां पे डाल सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरीके की कोई भी परहेज नहीं करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे जो है आपको इनको डालना है। तो दिस इज दी सम point which I wanted to say, that it is not only the books of account, but it is the other relevant documents which are also required to be seen. एक थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन ये आ रहा है कि यूडिन, तो अभी यूडिन के लिए अगर आप यूडिन कंज्यूम नहीं करेंगे और आपने जिस टाइम कर दिया है ऑडिट, आपने यूडिन उस टाइम नहीं क्रिएट किया, तो मैं आपको ये बताऊं, डिपार्टमेंट जो है इस चीज का नोटिस भी दे रहा है कि वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इनवैलिड है। तो प्लीज बी केयरफुल। यूडिन मेरी ओपिनियन में किसी भी तरीके से आप बात के लिए नहीं रखें। यूडिन को हाथ के हाथ उसी टाइम क्रिएट करें और उसको डाल दें। और अगर नहीं भी डालते हैं तो अपने कहीं रिकॉर्ड में रखें कि आपने कौन सा एसएससी कब किया और उसका यूडिन कब आपने उसको कंज्यूम किया। अगर वो आप नहीं करेंगे तो यूडिन जो है वो है। और यूडिन जो है आप एक से ज्यादा अगर क्रिएट लेंगे तो भी आपको जो है हमारे यहाँ से नोटिस कहीं ना कहीं आएगा, बिकॉज डिपार्टमेंट अब हमको डिटेल देने लग गया है कि रिकनसाइल करके एक बार कर दिया सर, म्यूट कर दिए। सुनील बोल रहा है क्या? जोगेश बांका जी का हाँ, मेरे ख्याल में हो गया था शायद, किसी का अपने। अच्छा, हाँ जी। तो डिपार्टमेंट हमको ये कह रहा है कि आप हमको बताइए कि 3CA 3CD के या और भी सर्टिफिकेट के कितने यूनिट क्रिएट हुए और वो यूडिन कितने कंज्यूम हुए, वो चेक करके वो बैलेंस के लिए हमको बताएं। तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट, ये कल को आने वाली है। दूसरी चीज कि आप अगर यूडिन विड्रॉ करना चाह रहे हैं तो यूडिन को विड्रॉ करने की भी हमने जो गाइडलाइंस हैं वो इश्यू कर दी हैं। यूडिन 48 के बाद, 48 आवर्स के बाद विड्रॉ नहीं कर पाएंगे आपको, अनलेस एंटिल देयर आर रीजन फॉर इट। ये जो ऑब्जर्वेशन है इसके लिए यूटिलिटी जो है इसको हम ध्यान से देखें। हम लोग जो है इसको नहीं देखते हैं। ये 3CB वगैरह का फॉर्मेट है, इसको मैं आगे चलाता हूँ। ये जो आपकी क्या कहते हैं कि ऑब्जर्वेशंस या जो आपके आ, वो हैं क्वालिफिकेशन, चल नहीं रहा इसको, क्वालिफिकेशन है, ये जो है वो यहाँ पे यूटिलिटी के अंदर आते हैं। क्या नहीं है, वो है ये। तो इसमें यहाँ आपको सेलेक्ट करेंगे, आप ऐड कर सकते हैं कोई चीज उसमें नहीं लेना चाहें। और इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया आपको यूटिलिटी में दी है, जो लास्ट में ये आपको अदर्स नजर आ रही। कुछ ड्रॉप डाउन उन्होंने दे दिए और कुछ ड्रॉप डाउन उन्होंने नहीं दिए, आपको अदर्स के अंदर देना है। जैसे पहला ड्रॉप डाउन ये है कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट आपके अनेबल हैं, आपको रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, ये क्वालिफिकेशन है, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है कि आपको दिए ही नहीं तो आप कैसे रिपोर्ट करोगे। तो ये डिस्क्लेमर होगा कि आप अपना करेंगे। तो डिस्क्लेमर के अपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को देखना है, क्या आप रिपोर्ट कर सकते हैं, क्या 3CD फाइल कर सकते हैं। हमारा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बिल्कुल क्लियर कहता है कि अगर क्लाइंट आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है और आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हुई है अगर आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप असाइनमेंट को ना करें। लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट करी है और आप लास्ट स्टेज पे बिल्कुल आखिरी दिन मानेंगे तो असेसी आपको उस चीज के लिए हो सकता है कहीं ड्रैग करे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल एक्सेप्टिंग द ऑडिट आल्सो। इसलिए अगर आपको वो एड सीए कर रहा है और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इस बात को इंश्योर कर लीजिएगा कि आप 3CD 3CA 3CB ये जरूर दें। आप डिस्क्लेमर वाली रिपोर्ट ना दें, बिकॉज उससे जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है ये आया है कि वो आपको उसने सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी। सारी इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, ये तो गलत है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है या उसने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया। फॉर एग्जांपल TDS की
आपको रिपोर्ट नहीं दी, टीडीएस की आपकी रिटर्नें नहीं दी, टीडीएस के आपको चालान नहीं दिए, प्रॉपर्टी के आपको पेपर नहीं दिए, ईएसआई पीएफ के लिए आपको कोई चीजें नहीं दी, तो आपको वो स्पेसिफाई करने हैं, ये क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे आपको ये बताने का मौका नहीं मिलेगा कि साहब मुझे ये वाले नहीं दिए, ये नहीं दिए, इसलिए मैं यहाँ रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए वो अदर्स का कॉलम जो मैंने बताया है वही है। ऐसे ही नेक्स्ट वाला भी क्वालिफिकेशन है, वेरिएशन नॉट पॉसिबल, ये भी क्वालिफिकेशन है। आप ये देख लीजिएगा, खाली नोट्स में डाल के पीछा नहीं चलेगा अगर आपकी वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है। यील्ड परसेंटेज वेस्ट है, ये सब क्वालिफिकेशन है जो कि आपको यहाँ देनी है। हाँ, ये रिकॉर्ड जो पर्सनल नेचर वाला है, ये जरूर एक क्वालिफिकेशन नहीं कही जा सकती, लेकिन इससे एसएससी को एडवर्स भी हो सकता है। टीडीएस रिटर्न, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये सब जो है क्वालिफिकेशन आज की डेट में जो यूटिलिटी अवेलेबल है उसमें सब ये हैं। और अदर्स में इनवेरिएबली हम लोग जितनी भी ऑडिट करते हैं, हम सब क्लॉजेस के बारे में ये बताते हैं कि जो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसमें हमारा क्या ड्यू डिलिजेंस किया, टेस्ट चेक किया, या हमने पूरी वेरिफिकेशन करी, या हमने क्लाइंट की रिप्रेजेंटेशन ली, और हमने उसको कितना बिलीव करा, कौन से डॉक्यूमेंट हमने पूरे देखे, और कौन सी क्लॉजेस के अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट नहीं देख पाए। तो ये कुछ मैंने 2 4 5 सैंपल बनाए हुए हैं जो पहले के हैं, इसमें नया कोई नहीं है। जिन लोगों ने मेरी डेलिब्रेशन पहले सुनी है या पहले देखी है, दे हैव knowledge about that. For example, clause 21A. Now, 21 say that please tell me the personal expenses. Though I told you there is a qualification also in the form that all the information which are not being given for the personal record necessary to verify personal expenses not maintained. So यहाँ पे हमने उसको थोड़ा सा और रिफाइन कर दिया है। हमने ये यहाँ पे कहा है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू वेरीफाई बिकॉज उसने कोई डिटेल रखी नहीं, तो हम उसको नहीं कर सकते हैं, हमें मालूम नहीं है। ऐसे 21D और 31 के लिए सीट और पेमेंट चेक से जो पॉसिबल नहीं है हमारा। वैसे तो अब आरटीजीएस शुरू हो गई, एनईएफटी शुरू हो गई, आजकल चेक्स का तो चलन बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी चेक्स लोग यूज कर रहे हैं। तो this qualification or observation we are giving since ages. The clause 22 is regarding the MSMED. Now, here we need to see this, that either the management is giving you a detail and you are not verifying. एक अभी हम केस कर रहे थे कहीं पे भी, तो हमारे पास वहाँ एक इंस्टीट्यूट में ये आया कि आपने कंफर्मेशंस नहीं ली डायरेक्टली। अभी अगर आप ये नहीं ले रहे हैं जो कि वेटर क्रेडिटर की आपको कंफर्मेशन अपने पास आए, जो कि इनवेरिएबली छोटे बिजनेस में लोग नहीं कर पाते हैं, so they should qualify their report somewhere that we have not done this job or client has not allowed, has not given the details of all the SSC. Similarly, clause 4, इसमें भी जो है वो हमें कोई इंफॉर्मेशन अगर नहीं दी, ये जीएसटी और अदर इनडायरेक्ट टैक्स की रजिस्ट्रेशन नंबर है। 13DEF ICDS जो है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर आपका क्लाइंट मेंटेन कर रहा है, जो कि आपको बहुत सारे केसेस में मिलेगा प्रोफेशनल के केस में, तो आपको ये वहां पे डिस्क्लोजर दे देना है, क्योंकि कैश बेसिस पे है तो 13DEF में आपको कोई चीज नहीं देनी। सिमिलरली ये बहुत सारी हमने एक सैंपल से बनाए हुए हैं, ये जो है वो जो हमको देने चाहिए मिनिमम। तो ये एक छोटा सा मेरा वो है। अब जो है हम आगे चलते हैं। हाँ, एक पॉइंट जो है अभी हम लोगों को काफी जगह फेस हो रहा है कि हम लोग ऑडिट एक्सेप्ट जब करते हैं तो हम ये चेक नहीं करते हैं कि वेदर आई एम एन एलिजिबल अकाउंटेंट और नॉट। Eligible chartered accountant or accountant which has been defined in 44AB along with explanation to 288(2). The if I am not eligible in companies, if I cannot be an appointed in the Companies Act, then I cannot be appointed as an auditor of the tax audit. Then if suppose assessee himself or in case assessee being a firm
or AOP or HUF, any partner of the firm और member अगर वहां हैं आप, बहुत सारे ट्रस्ट की हम लोग ऑडिट कर देते हैं जहां पे हम लोग खुद मेंबर होते हैं, तो ये इनिजिबिलिटी है अगर आप उसकी कोई टैक्स ऑडिट कर रहे हैं। इसी तरीके से आप अगर 13(3) की जो ये सब क्लॉजेज हैं, इसमें से कोई इंटरेस्टेड पर्सन है, रिलेटिव है, या आप कोई उसके अंदर स्टेक होल्डर हैं, या आप उसके अंदर ऑफिस बेरर हैं, तो आप उसकी ऑडिट नहीं कर सकते हैं। हमारे पास 2-3 केसेस ऐसे भी आए, ट्रेजरार ने खुद ही ऑडिट कर दी, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से अगर आपको आपका रिलेटिव है, इंडेटनेस है, एम्प्लॉइज हैं, पार्टनर है आप उस फॉर्म में, सिक्योरिटी है आपके पास या इंटरेस्ट है आपके पास, तो ये सब चीजें आप लोगों की हमारी जो है जो इनेबिलिटी है, ये 288 टू सब एक्सप्लेनेशन के अंदर दिए। प्लीज गो थ्रू विद देम and do not accept an audit if you are not eligible auditor. This is a question which we sometimes don't look into. Please look into before you accept an audit. Then I'll take you to some of the clauses which are there. Name of the SSE, address, permanent account number. We have given some of the guidelines. For example, if suppose a particular HSE is having 5 branches. Now I am the auditor of only 1 branch, but the name of the SSE will remain same. So what I need to do is this, that I need to specify either in observation or we have to say name of the SSE dash. For example, if I am doing the audit of Delhi, then Delhi unit, I should say. So if the utility is not permitting that, then in case in the observation, we should give it, because the other auditor may be different. And then in that case, we have to also see. Few question which has come to us is about the joint audit, or where there are multiple auditors. For example, in the case of bank. Now I have done my audit, but I am not supposed to upload it, because uploading will be made by one person. The income tax utility, though we have requested them, but income tax utility is not allowing to upload the audit report by the units or by the joint auditor. So if suppose I am not the auditor, or I am the auditor of a small part. In banks, what happened that somebody will look the treasury, somebody will look the 10 branches, bigger branches, somebody will do the income audit, somebody will do the expense audit, somebody will do the compliance audit. So the auditor who's uploading it must take the engagement letter for uploading, and no objection from the other auditor, those who are forwarding the report to the uploading auditor. And the same should be mentioned in the observation also. Similarly, the address. Address is, we are thinking first 6-7 clauses are nothing and we are not supposed to do anything, but these sometimes they become important, because there is a clause where the answer is to be given by us, whether we have checked the account books where they are being kept, whether you have checked the books of account at that place or not. The address is normally which is given in the PAN, but sometimes the address which is not there in the PAN is also given. So we must clarify that for the purpose of this tax audit report, the address which is given in PAN number or which is in the profile is not given because of this XYZ reason. Permanent account number or Aadhaar number. Then indirect tax for, as I told you, status, previous year, assessment year, relevant clause. This I will take you. This is important sometime, because अगर मैंने इसको ठीक तरीके से टिक नहीं किया तो उसका कोई मतलब और निकाला सकता है। इसी तरीके से particulars of member, partner, their profit sharing ratio.
we need to give, और आपको बहुत सारी चीजें इसमें डालनी है। मैं यहाँ पे 2-4 चीजों को यहीं पे क्लैरिफाई कर दूंगा, फिर बैलेंस ऑफ द थिंग्स आई विल ट्राई गिव द आंसर इन क्वेश्चन आंसर। The clauses which I am going to take, I'll take the 11B, 11C, and 11A to some extent, and then 13D I will try to reply, then 13E regarding the 3CD, and then conversion related to some. These are the few clauses which I am going to take, and then 16D, 16D and E, we have made small correction in our stand in the tax audit report, and we have tried to guide the member that what item you should report here or what item you should not report here. Then few changes we have made in the payment made to resident, non-resident also, small changes. Then employer, perquisite, etc. Then 40A3, there are small changes. What is the meaning of the payment, and what are the means which are available? We have tried to give the example. Then the 21E also, we are facing a lot of trouble, because friends, 21E talks about the amount inadmissible. So what is the inadmissible amount is the provision. For example, if I have not made any provision of the gratuity, then there can be a violation of AS 15. But if I have made the provision of the gratuity, I may have taken the policy. Some companies are providing me the policy, and their contribution, if I'm making, that is not a provision. So we need to see, we need to read section 48(7) before we give any amount. At this juncture, मैं एक थोड़ा सा आप लोगों को और बात बताना चाहता हूँ। 44AB में 3CD फॉर्म में 3-4 चीजों की हमारे पास ध्यान देना चाहिए। कुछ क्लॉजेज ऐसी हैं जो कि इंफॉर्मेशन है। ऑडिटर को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन से डिसअलाउंस हो रहा है, अलाउंस हो रहा है, एसएससी की एडजस्टमेंट आ रही है, बिकॉज 143(1) अब जिस फॉर्मेट में है आज की डेट में, उसके अंदर आपका ऑडिट रिपोर्ट से डिसअलाउंस भी वो अलाउ हो गया है, which was not there in 2-3 years, and then prior to that they were doing it. Now once again they have got the power. So before I say anything, I need to see this, that any reporting by me in the clauses may result into an adjustment under section 143(1). So what we try to explain our member that, look, you need to go down to the section, read it, and if you find that the same is to be reported, then please report. And if it is not there, either you qualify, or if your client doesn't want that you should report anything, so you have to take a call whether you have to qualify the report, or you have to make an observation, or you need to take out your client's representation also. For example, if there is in this 21E, there is provision, and client says that I will take the policy, but he has not taken the policy till 31st March. But he says, I will take the policy. This is the proposal. I have issued the check. Now that check has not yet encashed while signing the report. Then whether I should give a qualification here. If I'll give a qualification, then in that case, there will be a problem. But if I will not give a qualification or observation,
I will be in trouble. So we need to be very careful for any accommodation, anything which we have to give to the assessee. Then again, some of the reporting have come to our knowledge regarding 21G clause. 21G clause talks about contingent liability. Now, what is happening that our members are reporting the contingent liability which is given in the notes to account. But when I will take you to this 21G, you will see to it that what is the requirement of the law. So friends, I will deal this clause also. There is a explanation which we have given. And in the previous slide show, I will deal in 16D. 16E, then 18, there is a small change. Then 22, 25 has, yes, there are certain things which have been reported in 25. Then 27B, then in primary adjustment 30A, we have made a small change. Then not much changes here. Brought forward losses 32A, small changes there. So these are the basic various clauses which will be dealt by us. If I find there are certain things which the members have raised, any more clauses? देखो सर, पंकज गर्ग जी, आप 288(2) को पढ़ लें. मेंबर ऑफ ए ट्रस्ट, in my opinion, should not do a audit. Member of a trust should not do the audit. Rest, मेरे ख्याल कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है Q&A में. कैंसल आशीष गर्ग 44 AD. आशीष भाई देखो, आप लोग जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आपका 1 करोड़ की टर्नओवर जो है 21-22 में 1 करोड़ से ऊपर हो गई, आपने जो है वो देखिए 44 AD के लिए टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ नहीं है, 2 करोड़. तो अगर आपने 1 करोड़ से ऊपर ऑडिट कर ली 20-21 में, आपने जो है वो 44 AD को ऑप्ट किया, तो आप ये आउट माने जाएंगे. ये अब आपको देखना है कि आपने कौन सी क्लॉज को टिक करा. आपने ये देखना पड़ेगा कि कौन सी क्लॉज को टिक किया. ठीक है, थैंक यू. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. आई मस्ट टेल यू कि आप ये समझ रहे हैं कि आपने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करने के बाद कर दी, तो ये आपकी गलती है. आप 44 AB से बाहर आ गए, आपको 22-23 की ऑडिट करनी ही पड़ेगी अकॉर्डिंग टू मी. दिस इज माय आंसर. Then Suman Jain ji, what will be due date for if society audits to be done under Society Act only? Due date is due date for society audit is if you are a registered society under 1023C 4, 5, 6, or you are registered under 12AA,
then it is 30th September, and return filing date is October, and filing of 10B, 10BB as of today is 31st August. So this is the answer for your question. Sir, can we generate UDIN for past report? If we missed in, please call me privately, not possible. Sir, if a person was older 44 AB, but in this year he has no turnover, what is to be done? Nothing to be done. You don't have to do the audit. You have to see this. If you don't want to use the 44 AD, in that case, you prepare the profit and loss count, balance sheet, just file the return, nothing else. No audit. Devkin Jindal ji, assessee not registered under ESI, PF, but he should be registered. Should we qualify the same in the scope of tax audit? Yes, you should do it. Asha Gulati, thanks, not required, no compliments. Himanshu Vadera, sir, if a firm has many GSTN and one GSTN is showing inactive on the any social reporting required. If he is registered, it is inactive, then you have to see whether he has surrendered it or whether it has been deactivated. If that is deactivated, then if you are using that and you are giving some of the credit in that case, you should give in the observation. The last query is of Nishant. How the independent, Nishant, somebody has come inside. One more query. Please don't type more queries. I'll take after half an hour rest of the query. Nishant, how the independence and influence be decided in the small private limited companies where we are appointed by them. We have to face losing some of them. You see, go to my code of ethics. We have amended it. You see, independence is a perception, is a mindset. If you think that you are not independent, then I can't help it. And losing of the job or is a myth. If you keep on, otherwise you will face the disciplinary. If you will not be independent, the independence is a mindset, and I should say that you should try to see to it that you are independent. Not only you look, but you also should be in actual also. So let us see that this question I can't answer plainly. If you have anything, please pin me. Then I'll try to tell you something. So this is the answer. Then Arun Tibriwala ji, details to be submitted under. And now I will come. Wherever it is not possible, we are trying to tell you that if at all you want to give a disclaimer, you can give that also. But try to answer most of the question. If you are not in a position to answer and it is affecting a lot of things or the materiality, then you must qualify. The Rajan Jain CPS disallowed the amount of contingent. You see, this is the question I have already answered, and I am going to take this clause also. Please wait till such time. I think only one question. I don't know why it is not going. Something is wrong, or I have to say something like this. Why it is not going? It's coming. So I'll leave this. Let me see. There is some technical trouble. So in the chat, there are 4. You see, any revaluation which you are doing, this is subject to reporting. When you change in the accounting system, accounting method, you have to report. Mr. Bhagwan Agarwal ji, this is the answer to your query. Chat, please do not type anything in chat. I'll not be able to take chat questions. Always type in the Q&A. So this is something.
So I will take you to the major items. Okay. Yeah. Am I there? कोई है? मेरी चल रही है स्लाइड? हाँ जी चल रही है जी। कहाँ पे है इस टाइम? नहीं चल रही, मेरे यहाँ नहीं चल रही। पार्ट number क्लॉज 1. नंबर 1 2 3। अगला क्यों नहीं जा रहा? यस, अभी 1 2 3 की यूटिलिटी आ गई ना सुनील? हाँ जी हाँ जी आ गई। ठीक है, ओके। तो ये लाइबल के लिए मैंने अभी क्वेश्चन के आंसर दे दिए। ये ड्रॉप डाउन है, दीज आर दी वेरियस indirect taxes where we have to report. Then I will take you, yes, this is the question which you have asked. Now, if your turnover is not exceeding 1 crore and you are a business, in that case, you cannot do an audit here. You have to do an audit under 44 ADA presumptive, and that too, you have to see that if clause 44 AD4 is applicable and third proviso is inapplicable in respect of companies also. एक हमारे पास अभी हमने रिपोर्ट किया है कि कंपनीज की ऑडिट हमको यहाँ पे टिक करनी चाहिए थर्ड प्रोवाइजो में, ना कि जो है वो आपको क्लॉज ए में, क्योंकि यहाँ पे आप 3C A 3C B नहीं देंगे, इसलिए आप जो है वो थर्ड प्रोवाइजो में टिक करेंगे। ये है, तो जो लोग मुझे ये कह रहे हैं कि भाई वो 44 AD में नहीं आते थे, उन्होंने कर दी ऑडिट, तो आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सी क्लॉज में आप फॉलो आउट कर रहे हैं ऑडिट करने से पहले। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये ड्रॉप डाउन है, जैसे मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेलेक्ट करके आप अपनी ऑडिट करेंगे। तो ये है, पानी पानी पिला। Now, this year in our guidance note, we have incorporated certain changes which are not applicable for this year, but which may be applicable for next year, because the revision of the guidance note is a very, very difficult task. And as such, any amendment which has come by way of Finance Act 23, for which there is no reporting is required, or there is no impact which is there for the audit which we are doing in 23-24, we have given by way of notes or otherwise by telling that this will apply for assessment year 24-25. Because the member may do in April, May, June, and the guidance note is coming in month of August. So what will be the guidance in respect of those clauses? We try to explain through this methodology wherever it was possible. So now this is the criteria what I have told you, that we have given the 24, 25, the 75 lakhs limit as one question as also there. One point I may tell you, please be careful. The profession, the meaning of profession, the person who will be subject to the definition of profession. Now, if I look to the TDS provision in 194J, this is the stand we have taken this year. There, the advertisement have been treated as professional services, includes advertisement. But when I look back, the professional service and profession, the meaning of profession
and the meaning of professional services. It is different. So we have gone back, we checked the definition of 44AA, we checked all the amendments, all the notification, and we have found that the advertisement business, though it is referred as professional services in 194J for a limited extent, the same is not covered as a profession, and it is required to be assessed, or it will be required to be treated just like as a business. So this is the one change I wanted to bring to your kind attention. If you have a different opinion, you may comment in the guidance note with your inputs. Friends, I will take all the clauses wherever you find later on. Regarding this 11, I said I will take 16A, but 11 is very important. Whether the books of account are prescribed under 44AA, I have shown you what are the businesses or the profession which has been prescribed there in 44AA. There is a detail in my presentation. I'll try to give you, but it is subject to revision after the my guidance note gets the final shape. Then list of books of account, maintain an address at which the books of accounts are kept. Now, for example, I am supposed to keep my books of account at registered address. बहुत सारे मेरे पास आ कहते हैं सर अकाउंटेंट ले आया. No, sir. You need to audit the books of account and you need to tell at which place you have audited. If you say you have audited the books of account in the accountant's office or your own office, then at which address it is kept, you have to also verify physically. Some of the cases which has come to our knowledge in case of some of the Chinese names, I give a caution to the member. The members have certified the ROC forms without visiting, without knowing, without having an iota of their due diligence of verifying the address. In that, ROC takes an undertaking that you have yourself verified. The Government of India through MCA have filed n number of complaints against our own members where they have certified that addresses are there, but those addresses were not in existence. They took shared office, and in shared office we have certified it is the registered office. So if you are not verifying at the registered office, in the case of company, please see to it that a resolution is passed, that the books of account have been shifted for the time being, and it is being kept at some place. Give the reason, something, etc. Then you provide this clause disclosure. Otherwise, give the qualification that they are not kept at the registered office, but they are kept at different office. Let the company law or Companies Act takes their action. I'm not supposed to see to it. If the client is not giving you the resolution, certified true copy of the resolution, you may take your own call. In case books of account are maintained in computer system. Now, mention the books of account generated by such computer system. If the books of accounts are not kept at one location, as you all know, this year, 1st April onward, the new regime has come wherein we need to certify audit trail also. Though it is not applicable for the audit which you are going to do it, but for the next year, it is going to be the important task for you to keep the audit trail also and the printout what they are generating. Now, there may be 100 reports if you are in SAP. The reports which are generated may be thousands
1,000 types of the reports can be generated. But we are concerned with something, so we should give the qualification that there are 1,000 types of reports which are generated. But however, so far as my audit is concerned, I have checked only these 4 or 5 type of statements. Then next, if the books account are not kept any one location, there are multiple locations, then I need to provide the addresses and location of all those. Please keep in your audit report the Google location link of all those things, and that can be given in the your observation. Also append it there, the Google location, capture it, ask your client to capture it, do get it reported in the management representation, and see to it that you are also knowing about the locations of those things, precise location of those things. If we need to spend more manpower, more things, then we need to do it. Or else, if you are not in a position to do it, please mention and qualify this clause 11B that the client has not provided, they have not allowed you, or they have not given you. So anything which you wish to say. Then books of account and nature of relevant document examine. Very important. I am telling you from my heart that the perception is this, that we are not doing our duty properly. But the department is using these things when they do any adverse things to the assessee. If I have not provided here and later on it is proved, then I need to see this, that whatever I am putting, I have kept proper documentation, proper due diligence in respect of that. For example, if suppose I have examined at X address. Now X address was there, so I should keep something in my documentation, maybe a photograph with location, maybe something. And if it is maintained in cloud, then what you will do? Because it is maintained in cloud, it can be accessed from anywhere. Then you should qualify, you should give in the observation that these are maintained on, and there is no permanent address where they are kept. However, they have been accessed by me while doing the audit on a particular address. This is something I want to tell here. This is the format we have prescribed in our guidance note for the members audit paper. क्या हुआ? The books of account, the small change we have made in the disclosure. Ledger, day book, cash book, others in the written form or in electronic form or digital form or as a printout, data stored in such electronic form or digital form or in a floppy disk, tape or any other form of electronic magnetic data storage device. This is being amended in section 212A about the books of account. So I have to come on everything now. This something is we need to see that if there is a change in the accounting, it may be noted in view of 128 of companies. If you are doing the audit of the company, then you can't keep your books of account on cash basis. It has to be on accrual basis. So we need to mention this as a you can say qualification. Friends, I have mentioned some of the pages. These pages are not of the new guidance note. These are of 2014 guidance note. As the guidance note page number is not yet final, so I will change it when the pages will be there.
Till then, if you want to see, then you can refer is to the guidance note of the 2014. Yes, we have added these two things here because the Ind AS 2, Ind AS 16, and this has also been amended. So we have fixed asset register also in the form of the things which are required to be seen. Now, in reporting the clause, I'll just Section 28 talks about convertible into money or not. So this is being inserted from 24-25, not one for this year. Similarly, in 16C, we have to about the 145B, that is to be also seen. Then we have amendment in this capital receipt, loans and borrowings. Then this is the column which has been inserted where they have said in the 17 clause that whether the provision of second proviso 2 is section 43C. As you know, in the pandemic time, the threshold जो 50C की threshold limit थी वो उन्होंने 20% कर दी थी. अब 105 ही है, वो चेंज नहीं हुआ है. तो इस साल के लिए आपको उसको वहां पे बताना पड़ेगा कि ये जो सेकंड प्रोवाइजो है इसको आप हिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे. दिस इज दी ब्रीफ बैकग्राउंड कि अब जो है वो 120 नहीं 110 किया था, इसको जो है वो फिर अमेंडमेंट हो गई है और वो अब प्रोवाइजो नहीं एप्लीकेबल है, तो वी हैव टू गिव इट. थोड़ा सा ये एक यूटी में सब चेंज है इसके अंदर. ये कॉलम्स और ऐड कर दिए क्योंकि जहां आप न्यू टैक्स रिजीम में कर रहे हैं तो रिटर्न डाउन वैल्यू आपने क्या एडजस्टमेंट करी है वो सिर्फ 21-22 के लिए. 22-23 के अंदर ये कॉलम रिडंडेंट है, नहीं आएगा, इसलिए इसका थोड़ा सा यूटिलिटी को ध्यान से देख लीजिएगा. जैसे कि इंटेंजिबल एसेट जो है 21-22 से चेंज हो गई. अब गुडविल के पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं अलाउ है तो वो ब्लॉक से यहां से निकल जाएगा. गुडविल इसके ब्लॉक में नहीं आएगा. उसकी WDV कोई भी अगर थी पहले आपने ले ली तो वो WDV भी यहां से निकल जाएगी. तो अगर कोई ऐसी एडजस्टमेंट आप कर रहे हैं तो वो आप अपनी ऑब्जर्वेशन में दे दें. सिमिलरली अगर आपने ऑप्ट किया है 115BA का, 115BAA का या इसका, तो एप्लीकेबल स्पेसिफाइड कोऑपरेटिव सोसाइटी को 24-25 से, तो इसके अंदर आपको क्लेम नहीं मिलेगा. तो वो क्लेम के लिए आपको इसके अंदर यहाँ पे उसकी प्रॉपर डिस्क्लोजर देनी है. क्लॉज नंबर हम जो है अब आ गए आपके 20 पे. For the purpose, this due date means the date by which the assessee is required as an employer to credit an employee's contribution, employee's account in the relevant fund under the rule, order, notification issued thereunder or under any standing order, award, contract of service otherwise. ये कई जगह जो है हमने ये देखा है कि हमको डिटेल देनी है. जैसे कि 3615A में अभी जैसे रिसेंटली इन्होंने कुछ 15 दिन की कोई रिलैक्सेशन दे दी, तो वो ड्यू डेट अगर आपकी कोई चेंज हो रही है किसी ऑर्डर से या किसी
रेलेवेंट स्टैच्यू में कोई रूल से या कोई नोटिफिकेशन से, तो वो अगर आप ड्यू डेट यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो वो ड्यू डेट आप अपनी ऑब्जर्व में जब चेंज कर रहे हैं तो जो कि नॉर्मल मान लीजिए 15 या 18 तारीख है, तो अगर 15 की जगह 25 कर दिए उन्होंने, तो वो आप 25 यहाँ डालेंगे और ऑब्जर्वेशन में अपने देंगे कि ये हमने 25 कर दिया बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन। अब सर हम यहाँ पे आते हैं, क्योंकि मुझे इस पर्टिकुलर क्लॉज को पढ़ने के लिए बड़ा ध्यान से देखना है। ये प्रोपराइटर के केस के अंदर बहुत ट्रबल आ रही है, या उस केस के अंदर जहां हम कुछ चीजें P&L के थ्रू की जगह कैपिटल अकाउंट से थ्रू मूव कर रहे हैं और हम यहाँ रिपोर्ट कर देते हैं। जब हम यहाँ रिपोर्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि वो जो है आपका कि वो डिसअलाउंस का एक ये पूरा आपकी 21A क्लॉज को एक साथ में एक एक करके ले रहा हूं। अब मान लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये क्या कहता है, फर्निश द डिटेल्स ऑफ अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस being in the nature of capital, personal, attachment, etc. अब देखिए ये बात हमको मालूम है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका ट्रस्ट के अंदर अलाउ हो सकता है एज एन एप्लीकेशन, लेकिन नॉर्मल एसएससी में वो अलाउड नहीं है। तो अगर आपने यहाँ रिपोर्ट कर दी तो वो आपको वहां देना है, बट आपकी नेचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसएससी की नेचर वो ओपिनियन के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नाउ यू हैव टू टेक ए कॉल, you have to see if it is debited in the P&L account, then I must mention here the particulars. ड्रॉप डाउन में आएगा क्या पर्टिकुलर्स हैं उसके। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ब्रीफ केस खरीदा और ब्रीफ केस के अंदर मैंने राइट ऑफ कर दिया, तो अब ये एक आदमी तो ये कह सकता है भाई ब्रीफ केस तो कैपिटल एसेट, और क्लाइंट आपका ये कह सकता है कि नहीं साहब ये कैपिटल एसेट नहीं है, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मैंने दे दिया एम्प्लॉय को, कल टूट गया कुछ हो गया तो ये तो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नाउ यू हैव टू टेक ए कॉल and then you have to report. Similarly, in personal expenditure, as I gave you in the beginning, a disclosure that if you are giving anything which is here in the personal nature, then it will be subject to a disallowance. You should see to it that your client makes a adjustment of that account, or in that case, you make a qualified. Now, clubs and entrance fees and subscription. These are the few things which एक सर एक sorry, I got a call from president. So expenditure incurred on clubs being entrance fees and subscription, they may be allowable, they may not be allowable, but you need to see this. Similarly, penalty or fine, अभी जरूर कभी कभी क्वालिफाई कर दीजिए, ऑब्जर्वेशन में दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए का एक ट्रैफिक का डिसअलाउंस हो गया, अब उन्होंने कहीं मिसलेनियस एक्सपेंस में डाल दिया, मेटीरियलिटी नहीं है, आपने यहाँ रिपोर्ट नहीं किया, कल इसी बात पे कोई करे तो अपने को रिपोर्ट कर देना कि मेटीरियलिटी करके हमने क्या चीज देखी है, ऑब्जर्वेशन में डाल दीजिए, छोटी मोटी चीजें हमको नहीं मालूम, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। अब फाइन है, वायलेशन ऑफ एनी लॉ है, अब लॉ कितने सारे हैं, हजारों लॉ है, अब मैं तो भगवान हूं नहीं, तो आपको अपनी क्या बेस लिया है, on what basis you are making a nil report or you are giving a report, you should clarify. Then which are the expenditure, other penalty or fine? Now can you say, if suppose I have an agreement with you that you will do this job for 15 days
and if you will not do it within 15 days, then you will be liable for a fine. This is not a law. This is a private agreement. So before you give this, please see to it that it is not in the nature of contract, a private contract. Suppose this is an agreement with the income tax department. Suppose income tax department allows me or say that you do this particular forensic within this time, otherwise we'll levy a fine or penalty. Then I'm supposed to give it or not, whether it is a private or whether it is an infringement of any law for the time being. It may not be violation, but it is a compoundation. आप आरओसी के अंदर कंपाउंड फाइन दे देते, कंपाउंड कर देते, वायलेशन ऑफ लॉ उसका हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने कंपाउंडिंग दे दी, तो आपको यहाँ देना पड़ेगा और डिसलॉ भी करना पड़ेगा। ये इस तरीके से आपको यहाँ पे ये डिटेल देनी। ये एक सुप्रीम कोर्ट का केस हमने पुराना ऐड किया है, दैट इज रिक्वायर्ड टू बी सीन। ये कभी भी कभी कोट कर सकते हैं। Wherein it was held there is a distinction between amount paid by SSC as compensatory in nature or penal in nature and only amount paid as are not allowable. तो ये काम आएंगे हमारे को। ये एक सर टेक्निकल चेंज है, 201 में रिपोर्ट नहीं करना है, 139 में हमने इसको बोर्ड को लिख के भी भेजा है कि ये आप यहाँ पे अमेंडमेंट कर दीजिए। यूटिलिटी के अंदर 139 है और आपके रूल्स में 2011 है। ये मैंने यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर दी है। ये कुछ हमने बताया कि क्या क्या चीज आपको से देखनी है, 201 के डिफॉल्ट कहाँ से देखने हैं, टीडीएस की कौन सी रिटर्न का फॉर्म देखना है, ये सब हमने बताया। कुछ थोड़ा सा मैं क्वेश्चन आंसर लेके फास्ट करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग अपने क्वेश्चन जितने भी डालना है डाल दें। 43 में 21D के अंदर यहाँ पे और सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, ये इन्होंने ऐड कर दिया है। यूटिलिटी के अंदर ये डाल दिया, आपके फॉर्म के अंदर नहीं है। और वो प्रेस्क्राइब्ड कौन से हैं वो इन्होंने यहाँ बताए हैं। वो प्रेस्क्राइब्ड कौन कौन से हैं, जो पहले बुक एडजस्टमेंट को प्रेस्क्राइब मानते थे, ये सब बंद हो गए हैं। अब इन्होंने ये जो है यहाँ चेंजेस कर दिए कि और कौन कौन से हैं, जैसे ये आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NEFT, भीम, आधार पे, ये सब इन्होंने यहाँ क्वालिफाई कर दिए हैं एज द प्रेस्क्राइब्ड। ये एक छोटा सा चेंज मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ उसको। ये हम बता रहे हैं कि आपको क्या क्या पेपर रखने हैं जो आपको जरूरी है। ये सब नए नए गाइडेंस नोट में है। कंटीजेंट लायबिलिटी के लिए मैं आपको एक बार फिर थोड़ा सा बताना चाहूंगा, व्हाट इज दी which thing which is we are required to give. जी, auditor should be cautioned when reporting details under this clause. एक बार म्यूट कर लें जरा आप लोगों को, because it has been noticed that amount by way of contingent liability forming part of notes to account in the audited financial statements are inadvertently reported under this clause 21GH. Accordingly, only contingent liability which are debited to P&L of the previous year under consideration should be reported under this clause, and not value of contingent liability reported in the notes account forming part of audited account. तो ये हमने कॉशन दिया है, ये हम लोगों ने कर दिया AS 29 के हिसाब से या इंड AS 37 के हिसाब से जो कंटीजेंट लायबिलिटी रिपोर्ट करी उसको यहाँ दिखा दिया। नहीं सर, जो पीएल में डेबिट हुई है, जो आप एक्सपेंडिचर क्लेम कर रहे हैं, इसका रेवेन्यू पे कोई इंपैक्ट आ रहा है, उसको आपको यहाँ डालना है, ना कि कोई भी कंटीजेंट लायबिलिटी आपने यहाँ डाली नहीं और उधर एडजस्टमेंट होगी। करोड़ों रुपए की एडजस्टमेंट 43(1) में हो गई और लोग अपील में पड़े हैं।
इसलिए हमने इसके अंदर ये एक चेंज किया है। AS18 वेरी इंपॉर्टेंट। 48(2)B की जहां रिपोर्टिंग है, you need to see this, that you have to check these transactions from not only management representation but from AS18 reporting if it is available in this clause. And also you need to see this, that related party disclosure made to you and which you are giving in 42AB, 48(2)B is also to be matched. This is something what we have added a guidance. 41(1) के अंदर यहाँ पे हमने ये कहा है, in case amount given in this clause regarding 41 of the act is not routed through P&L or income expenditure, then auditor may include this aspect. अगर आपका 41(1) P&L में आपने ऑलरेडी डाल रखा है तो यहाँ आप नहीं दें, क्योंकि यहाँ पे वो ये कह रहा है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स अंडर 41 एंड कंप्यूटेशन देयरऑफ, और रिटर्न में भी आप अपनी दिखाइएगा। अगर यहाँ दिखा रहे हैं तो रिटर्न के अंदर मिसलेनियस इनकम में मत दिखा दीजिएगा, आपको एलिमेंट उसी सेक्शन की रिपोर्टिंग में जाना है जो 41(1) की है, नहीं तो डबल आपका एडजस्टमेंट हो जाएगी। यस, इन दिस क्लॉज यहाँ पे छोटा सा एक स्टैंड चेंज किया है, एक्चुअली पेड के ऊपर देनी है। ये अमेंडमेंट 1/4/2023 से आई है और इसको हमने यहाँ इनकॉर्पोरेट कर दिया। यस, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अब सब्स्यूम्ड होगी है जीएसटी के अंदर, और इसलिए जो रिपोर्टिंग है यहाँ पे आपको सिर्फ उनकी देनी है अगर आपके एसएससी के पास कोई रिपोर्टेबल हो, पेट्रोलियम, डीजल, ये चीज में, वरना आपको यहाँ रिपोर्ट नहीं करनी है, क्योंकि ये आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है। ये अगले साल के लिए है, इसलिए इसको भी नहीं ले रहा। अब मुझे अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन आंसर में आप लोग दे दीजिए, क्योंकि अराउंड 55 हो गया है। एंड मैं एक आधी क्लॉज और कोई डिटेल में लेता हूँ। यस, एज पर रूल 10CB, ये प्राइमरी एडजस्टमेंट अगर आपने ट्रांसफर प्राइसिंग की कोई रिपोर्ट करी है तो वो देनी होती है। एज पर रूल 10CB, ए सेकेंडरी एडजस्टमेंट वाइड फाइनेंस एक्ट 2019 एंड एक्सप्लेन। रवि गुप्ता जी, आप कहीं बात कर रहे हैं? रवि गुप्ता जी, आप अपने आप को म्यूट कर दें। मिस्टर रवि गुप्ता, वीडियो कॉल करी देख मार ला लेनी है ऑफिस, प्लीज लुक इनटू। मैं घर ही जावा लाना मारी है जैसी वो ले आने के टेन हां। राजेश, रवि गुप्ता म्यूट करिए, रवि गुप्ता को म्यूट करिए। यस, तो as per rule 10CB, as a secondary adjustment, White Finance Act, explanation inserted in above section to provide the excess money or part thereof may be repatriated from any of the non-resident AD, ये इसके अंदर एक ऐड हो गया है। 10CB के अंदर भी कुछ चीजें चेंजेस हो गई हैं जो 90 डेज के अंदर ये आपको रिपोर्ट करनी है। जो इंटरनेशनल टैक्स वाले हैं उनके लिए ये रेलेवेंट है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। डेट की डेफिनेशन 24-25 से कुछ चेंज हो गई है, वो भी नहीं ले रहा हूं, ये भी नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये आगे से अगले साल से है। ये 269 में जैसे 48(3) में आया ऐसे ही यहाँ पे आ गया। ये इलेक्ट्रॉनिक मोड उन्होंने ऐड कर दिया। मैं अब 2 मिनट के लिए यहाँ पॉज करता हूँ ताकि जो है वो
ये भी एक इम्पोर्टेंट रिपोर्टिंग है, अपने को देखना है। In case any undisclosed income determined in the case of SSC during the proceeding of such requisition or such, then no adjustment or set off shall be allowed against such undisclosed income. The set off shall not be available in the case of both brought forward losses as well as unabsorbed depreciation from assessment year 22-23 onward. The auditor has to confirm and verify whether any search or survey has taken place or undergoing based on records of assessment proceeding of the SSC. तो ये आपको अगर वहां से नहीं पता लग रहा है, SSC ने आपको नहीं कुछ बताया है, तो वो जो है आपको ये चीजें पूछ और वहां से देखनी है। और ये एडजस्टमेंट आप अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन या अनअब्जॉर्ब या कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस से एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। टीडीएस वगैरह पे कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा हूं। आप लोगों की कोई क्वेरी हुई तो मैं अनशेयर करा, आपसे रूबरू बात करने की कोशिश करूंगा, आपके आंसर कोशिश करूंगा। 44 क्लॉज के अंदर कोई चेंज नहीं है, हमने किसी तरीके का कोई चेंज नहीं किया है। छोटी सी गाइडलाइंस दी है हमने, वो गाइडलाइंस आपका जब वो, क्योंकि वो फाइनल हो जाएगा तब उसमें हम करेंगे। आज की डेट के अंदर मैं कोई कमेंट अगर दूंगा तो वो जगह देखिए 44 क्लॉज के अंदर ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। तो we have given a table that there was a difference of opinion among the various people, and finally the GST committee has given me the guidance and I have taken that. The total amount of expenditure में वो कुछ चीजें एडजस्टमेंट करने को कह रहे हैं, जैसे सैलरी है और एग्जम्प्टेड हैं, कुछ चीजें हैं, वो एडजस्टमेंट एक हमने टेबल बना के दी है, आप उसको कर दें। जो ये कॉलम नंबर 3, 4, 5, 6 ये आपस में रिकंसाइल होंगे, जो कि सिर्फ रजिस्टर्ड आपके एंटिटीज के बारे में। और ये स्कूल ऑफ थॉट ये आया कि क्या हमको, मान लीजिए आपने रिपेयर मेंटेनेंस दी हुई है, आपने एडवर्टाइजमेंट टैक्स दिया हुआ, आपने परचेजेस ली हुई है, क्या ये ड्रॉप डाउन हमको एक्सपेंडिचर वाइज देना है? तो उसमें कंसिडर्ड हमारी ओपिनियन ये थी कि नहीं, ये टोटल का देना है। और हमने अपने ऑडिटर को गाइडलाइंस दी है कि आप इसकी वर्किंग लें, उनको टेस्ट चेक भी करें, एग्जामिन करें, जो रेलेवेंट कौन कौन से 3B ये वो हमने उसमें बताए हैं, वहां से वेरीफाई करें और उसको यहाँ रिपोर्ट करें। और अपनी ऑब्जर्वेशन में आपने क्या बेस लिया है इनको रिपोर्ट करने के लिए, वो आप यहाँ पे दे दें। इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊं, ये छोटी मोटी हमारी गलती के जो हम इसमें चांसेस कह रहे हैं वो नहीं रहनी चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट ने क्या किया है, जीएसटी ऑडिट को क्लॉज 44 के अंदर मर्ज कर दिया है। यहां से ये बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस देंगे और उसके बाद उसके बेसिस पे बहुत सारी फर्दर स्टडीज और एग्जामिनेशन होंगी। तो गुड्स और सर्विसेज जो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है, रजिस्टर्ड के अंदर है, उसका यहाँ लेके आना है आपको। के अंदर हमने गाइडेंस दी है, सैलरीज है, जैसे मान लीजिए वो एग्जेम्प्ट है, या कोई एक पर्टिकुलर एक्सपेंस कोई एग्जेम्प्ट है, वो यहाँ से लेके आना है। फिर रिलेटिंग टू एंट्री फॉलिंग अंडर दी कंपोजिशन स्कीम, ये कंपोजिशन की एक कोई रिटर्न जाती है, मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, कोई जीएसटी का एक्सपर्ट हो तो उसको पूछेंगे, पर हमने उसके अंदर दी है। अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज, मान लीजिए आपकी कोई जो आपके सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, उसके अलावा बाकी जो रह गए, और टोटल पेमेंट जो है रजिस्टर्ड एंटिटीज को जितनी दी। ऐसा लोगों ने हमें ये कहा कि कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 2 टैली होना चाहिए। ऐसा नहीं है, कहीं भी अर्थमेटिकल क्वेरी के लिए कोई नहीं है। और कॉलम नंबर 7 जो कॉलम नंबर 2 और 6 का डिफरेंस है वो होना चाहिए।
ऐसा भी नहीं है। हमने कहा अर्थमेटिकली ये टैली हो या ना हो, आपको यहाँ पे वो चीजें देनी है जो हमारे डिपार्टमेंट ने कही है कि जीएसटी रजिस्टर्ड एंट्री 3 से 6 के बीच में देनी है, एंटिटीज नॉट रजिस्टर्ड जो है 7 में देनी है, और टोटल एक्सपेंडिचर विच इंक्लूड द कैपिटल, विच इंक्लूड रेवेन्यू, विच इंक्लूड द वेरियस प्रोविजंस आल्सो, उसका एक चार्ट बना के यहाँ देना है। ये मेरा टोटल डेलिब्रेशन है इसके ऊपर, और एक इसका इन्होंने चार्ट बोला है ऐसे बनाना है, वो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी जो है वो ये नॉर्मल है। विद दिस माय डेलिब्रेशन इज ओवर। नाउ I will try to answer the questions. पहले कोई पैनलिस्ट के अगर हो, ये चैट में कुछ आ गए मैं नहीं आंसर दे पाऊंगा, कृपया मुझे एक्सक्यूज करें, और मैं कोशिश करता हूं कि अब मैं आपके आंसर दूं। सर क्लॉज 22 पे थोड़ा सा बताएंगे। जो एमएसएमई वाली है, हाँ जी। देखिए आप क्या बताइए, आपका क्वेश्चन बताइए। सर कुछ प्रोप्राइटर्स होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, दे आर नॉट अवेयर ऑफ एमएसएमई इनफैक्ट, तो उनकी रिपोर्टिंग्स उनसे हमें क्या लेना है, कैसे करना है? देखिए क्या है, ये अगर आप बहुत ज्यादा विजिलेंट हैं तो आपके जो क्लाइंट्स के जो सप्लायर्स हैं उनकी एक एमएसएमई की साइड पे लिस्ट है कि कौन कौन से उनके पास रजिस्टर्ड है। अगर आपका रिप्रेजेंटेशन वो दे रहा है, आप टेस्ट चेक कर रहे हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप उनसे अंडरस्टैंडिंग ले लें, और इसके अंदर हमने ये भी कहा है कि आप क्लाइंट को ये रिक्वेस्ट करें कि वो जो है आपको डायरेक्टली क्लाइंट से कॉरेस्पॉन्डेंस अलाउ करें, एड्रेस दें। अगर नहीं दे रहा है तो ऑब्जर्वेशन में आप डालिए कि हमने क्लाइंट से ये मांगा और उसने ये प्रोवाइड नहीं किया। क्योंकि 22 क्लॉज में इस साल, अगले साल 43 भी इम्पैक्ट होगा, तब कुछ बात और होगी। इस साल आपको कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो कहता है कि कोई इंटरेस्ट अगर आपने प्रोवाइड किया है तो डिसअलाउ है। तो अपने को चेक करना है कि जो इंटरेस्ट है वो कोई भी ऐसे नहीं है जो कि 45 डेज या 30 डेज जो भी प्रेस्क्राइब्ड है एमएसएमई के, उसके बियॉन्ड के हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना। सर इंटरेस्ट तो हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब इनफैक्ट कोई इतना चेक ही नहीं कर रहा कि तो 15 और इसमें नहीं, इसमें जो क्लॉज है इसमें नहीं आएगा फिर। तो फिर आपने सर क्लॉज जो 22 ऑब्जर्वेशन में आपने वो लिखा है, नो पार्टी इज रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू वेरीफाई। यस, ये आपको देनी चाहिए। तो ये नो पार्टी इज रजिस्टर्ड अंडर हम कैसे लिख सकते हैं कि नो पार्टी एज सर्टिफाइड बाय मैनेजमेंट? हाँ बिल्कुल, आपको मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन दी, आपने चेस्ट चेक किया, आपने जो उसको कहा, आपने उसकी ये कहा कि भाई मुझे एमएसएमई की साइड से ला के दो, एड्रेस दो, आपने कुछ टेस्ट चेक करे, वो कुछ जो आपके प्रोसेस है वो जरूर करें। ओके, ठीक है जी, ठीक, चलिए। थैंक यू और सर। कोई चीज पैनलिस्ट का कोई क्वेश्चन? अदरवाइज मुझे ये कहा, प्लीज इलेबोरेट क्लॉज 8। Sir, any communication is required from past tax auditor for doing tax audit? Yes, all my ASV guidelines apply. कम्युनिकेशन है, एनओसी नहीं है, उसकी फीस पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। हेलो संजय जी। यस सर मेरा Yes, एक सवाल है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे ग्रेचुटी की प्रोविजन का डिसअलाउंस। हेलो, राइट सर? हाँ जी, हाँ जी। अब मैं जैसे एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से हमने पॉलिसी ले ली ग्रेचुटी की, बट वो फंड नहीं बनाया है, अप्रूव्ड फंड, तो आर यू ऑफ द ओपिनियन कि इट कैन बी अलाउड विदाउट? सर अगर आपने एलआईसी के और एलआईसी की पॉलिसी ली है, आप जब पॉलिसी लेते हैं तो वो आपको बताता है कि मैं अप्रूव्ड हूं बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सो एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय यू which is on scientific method, you have to give an actuarial report also to them, then it is an allowable expenditure. But you are making a provision but you are not paying them, then it is not allowed. हेलो संजय जी। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो सर एक
ये जो मैनेजमेंट अगर इन्वेंट्री को डिवैल्यूट करता है और तो और उससे लॉस होता है, हम उसे बुक्स में एंटर करते हैं, तो उसको कहाँ कहाँ हमारे को शो करना चाहिए कि जिससे सेफ्टी हो हमारी? देखिए, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के ऊपर आपको कमेंट देना है, अच्छा, और अगर उसने कोई मेथड चेंज कर दिया है, फॉर एग्जांपल वो डिवैल्यू कर देता है, हमारे यहाँ पे कंसेप्ट है, हम लोग जिसको समझते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस नहीं है, यहाँ लोअर है। तो अगर कोई मेथड चेंज कर देता है कि जी मैं तो ऑक्सी प्राइस ले रहा हूँ या मैं कोई ऐसी चीज ले रहा हूँ, तो आपको वो चेंज ऑफ अकाउंटिंग में आएगा, उसका इम्पैक्ट P&L पे देना है। यस, चेंज ऑफ मेथड हो गया वो। लेकिन मान लीजिए मेरी इन्वेंट्री सेल हो गई, मेरी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप हंसोगे, कल क्या हुआ, मेरा थोड़ा रात को सिर दर्द हो रहा था, तो मैं नॉर्मली जब ट्रेवल करता हूँ तो मैं थोड़ी मेडिसिन 5-7 डाल लेता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, मेरे काउंसिल कोलीग या दोस्तों के काम आती है, किसी के पेट में दर्द हो जाता है, किसी में कुछ हो जाता है। तो क्या हुआ कि मैंने निकाली एक उसमें से वो, और मैं इसको वैल्यू मानता था, तो जब मैंने वो निकाली पैरासीटामोल, तो वो जून 2022 की एक्सपायरी निकली। तो सर अब इसको तो रिवैल्यू करना ही पड़ेगा। तो आप जब आइडेंटिफाई करेंगे तो करें, लेकिन जब आप वैल्यू कर रहे हैं तो आप कोई डॉक्यूमेंटेशन रखिए, क्योंकि इसके ट्रू एंड फेयर व्यू इम्पैक्ट करती है, आपके प्रॉफिट में एडजस्टमेंट हो जाएगी, जीपी को आपकी इम्पैक्ट कर जाएगी। अगर किसी ने बहुत जबरदस्त कर दिया तो आपको रिपोर्ट करना है। अदरवाइज अगर आपको नॉर्मल वैल्यूएशन में चेंज हुआ है तो आपको सिर्फ अपने पास रखना है, अपने कोई भी चीज इसी में रिपोर्टिंग नहीं आई है। अभी हम डिपार्टमेंट को नया ऑडिट फॉर्मेट भी दे रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट को ये कहें कि भी जो है वो ये लिव जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, ये अपनी एज काफी इसकी हो गई है, अब नई एज का यहाँ पे टैक्स ऑडिट AI टूल्स के बेसिस पे लगाएं, ये हम कोशिश करेंगे अभी जी। क्या है कि जैसे पुराना 10-15 साल पुराना स्टॉक है, अब उसको डिवैल्यूट करते हैं, वो कहते हैं बेकार हो गया, वो पैसे उसका उसके सर आपको एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, इफ इट इज ए टेकल आइटम और इट इज समथिंग ए साइंटिफिक आइटम और इंजीनियरिंग आइटम, एक्सपर्ट की रिपोर्ट लें, अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उस पर लिखें कि आपने AAS का, हमारा जो है, मैं ज्यादा तो नहीं जानता हूँ, हमारा AASB की गाइडेंस नोट है कि रिलायंस ऑन एन एक्सपोर्ट रिपोर्ट, तो वो आप अपने वहां लिखें कि हमने इसको यहाँ रिलाई किया है। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, सर मेरा क्वेश्चन है, F&O बिजनेस के में क्लॉज 40 में रिपोर्टिंग कैसे होगी? क्या रिपोर्टिंग चाहिए बताइए? टर्नओवर का क्या करना है आपको? एक तो हम जो गाइडेंस नोट है उसके हिसाब से टर्नओवर निकालते हैं ऑडिट पर्पसेस के लिए, तो क्या वही वाली रिपोर्ट होनी चाहिए? क्लॉज 40 या 14? 40 टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, जीपी रेशियोज। तो आप कैसे निकालेंगे सर? एज पर गाइडेंस नोट टर्नओवर निकाल दीजिए। कैसे निकाल रहे हैं? हाँ, तो आप ऑब्जर्वेशन में डाल दीजिए कि हमने ऐसे निकाली है और ये टर्नओवर है। वो मैच ही नहीं करेगी उसकी स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट से। बिल्कुल सर। तो आप ऑब्जर्वेशन में ये भी लिखिए कि मैंने टर्नओवर जो है वो एक्सचेंज की ये है, लेकिन हमारे हिसाब से, हमारे इंस्टीट्यूट के गाइडेंस नोट के हिसाब से ये है। और अगर मान लीजिए आपने वहां टर्नओवर डाल दी 100 करोड़ की, और उसका पता लगा प्रॉफिट आया 50,000, तो वो भी प्रॉब्लम है। तो आप अपने ICAI के गाइडेंस नोट के हिसाब से चलिए और ऑब्जर्वेशन में बताइए कि ये जो है, जो एक फॉर्म 10DB निकलता था पहले, आई डोंट नो आजकल निकलता है, फॉर्म 10DB जो है ब्रोकर निकाल के देता है, उसमें टर्नओवर होती है, और आज भी वो निकाल के दे सकता है, जबकि वो 10DB फॉर्म खत्म हो गया, लेकिन वो निकाल के देता है, टर्नओवर वहां से आएगी। जैसे जिरोदा वगैरह में लोग जो डील कर रहे हैं वो निकाल के दे रहे हैं टर्नओवर, और उसके अंदर बहुत फ्लॉ है, मैंने उसको एग्जांपल से समझाया पूरा, उसकी वर्किंग है, उसको आपको करना पड़ेगा। सर ओपन पोजीशन, सर एक ये था कि जो अगर मान लो कोई शेयर ट्रांजैक्शन कर रहा है तो क्लॉज 35 स्टॉक वाले में उसकी स्टॉक आएगा वहां पे, ट्रेडिंग वाले में? सबकी आवाज बैटरी लो हो गई है। हाँ जी।
मेरी बैटरी तो लो नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप? 35 क्लॉज में स्टॉक वाले में अगर कोई शेयर ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है तो उसका हाँ, स्टॉक वहां पे लिखना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर 35 क्लोज में। क्लोजिंग स्टॉक होगा तो आप डालिए। ठीक है। अगर आप बैलेंस शीट में स्टॉक इन ट्रेड को क्लोजिंग में दिखा रहे हैं तो आपको डालना पड़ेगा। ओके सर। ओके सर, एक और डाउट था। जो हम कंपनीज में डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करते हैं एज पर इनकम टैक्स हाँ। बाद में देते हैं, उसको आईसीडीएस जो क्लॉज 11 है उसमें रिपोर्टिंग होनी चाहिए उसकी? नहीं, क्योंकि उससे आपका इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन नहीं इम्पैक्ट होगा। देखिए, मैं अब छोटे से कुछ क्वेश्चन और लेना चाहूंगा, फिर मैं लिस्ट में आऊंगा, थैंक क्योंकि ऐसा ना हो कि ये जो बेचारे मेरे बाकी के पार्टिसिपेंट हैं जो अपनी हाँ जी टाइप सर, टाइप थैंक करके मेहनत कर रहे हैं, मैं पैनलिस्ट को बाद में लूंगा। प्लीज डू नॉट वरी, आई हैव नो लिमिटेशन ऑफ टाइम। नाउ आई हैव बीन आस्क्ड फॉर क्लॉज 8। या टेल मी, एक मिनट राजेश, शायद अश्वनी इधर उधर हो गया है, आप अनम्यूट करो, मैं बोल कुछ लोगों को। हाँ, कोई बात नहीं, अनम्यूट करो जिनको मैं बोलूंगा। मनीष, मनीष जी, क्लॉज 8 के अंदर क्लॉज ए में आपको बताना है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं 1 करोड़ से ऊपर है। अब ये 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में तो टेस्ट होगा, तो वो मैंने अभी इसलिए कवर नहीं किया है, वो मैं ऑलरेडी बहुत पहले भी समझा चुका हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फोन कर। क्लॉज बी में तब रिपोर्ट करेंगे अगर वो प्रोफेशन है और 50 लाख के वो एक्सीड कर रहे हैं। क्लॉज सी जो ये है, ये 90% लोगों में नहीं लगता है। 44 डबल ए, डबल बी या ट्रिपल बी जो लोग करते हैं उनमें आएगा। क्लॉज जी में कहा है कि प्रॉफिट 44 एडीए इज लोअर देन, मतलब मेरी रिसीट तो 50 लाख से नीचे है, 50 से ऊपर है तो मुझे ऑडिट करनी ही करनी है प्रोफेशन में। लेकिन मेरे पास प्रोफेशन है, मेरी मान लीजिए 40 लाख की रिसीट है और मैं 50% डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, तो क्लॉज डी में ऑडिट करूंगा, टिक करूंगा। और 44 एडी फॉर, अगर मैंने कभी पीछे यूज किया और अब मैं उसको यूज नहीं करना चाह रहा हूं, तो अगले 4 साल तक मुझे इस क्लॉज के अंदर ऑडिट करनी है, अनलेस एंड अनटिल मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट 2 करोड़ इस साल और 3 करोड़ अगले साल उससे ऊपर हो जाए। और एक बार आपने ऑप्ट आउट कर दिया तो आपको ऑडिट करनी ही करनी है, चाहे आप अगले साल 6% दिखाएं, 8% दिखाएं, 25% दिखाएं, नहीं दिखाएं, आपको करनी ही करनी है। और लास्ट वाला जो क्लॉज है, थर्ड प्रोवाइजो, जिसका क्लॉज ई एफ कुछ नहीं है, कंपनीज या और ऑडिट, मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है, या किसी बैंक की बैंकिंग रेगुलेशन में, इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन के अंदर स्टैट्यूटरी ऑडिट, मैं ब्रांच ऑडिट या जीएसटी ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूं, लॉ के अंदर अगर कोई ऑडिट प्रोवाइड है फाइनेंशियल अकाउंट्स की, नॉट ऑफ रिपोर्ट, फाइनेंशियल अकाउंट्स की, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो आपको उस केस के अंदर थर्ड प्रोवाइजो में टिक करना। ये क्लॉज 8 का जो है वो लब्बो लबाब आपका वो है। नेक्स्ट, निधि श्रीवास्तव, एनी रिपोर्टेड चेंज इन सेक्शन, यस सेक्शन 8 कंपनी अगर आपने एज ए चैरिटेबल किया है तो यहाँ नहीं आएगा, वो जो है आपका 10B 10BB में आएगा। 10B में आएगा अगर उसका कोई एफसीआरए नहीं है, 5 करोड़ से नीचे है, तो वहां पे वो आएगा। सर, whether clause mandated to be filled this year or else can make note। सर, इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि आपको रिपोर्टिंग करनी चाहिए, डिफिकल्टी है, फीस बढ़ाओ, नई अपॉर्चुनिटी है, उसको बोलो जीएसटी की ऑडिट जो है अब 44 क्लॉज में आ गई, नहीं देगा तो तेरे को प्रॉब्लम आएगी। मैं ये बोल सकता हूँ, इन क्लॉज 40 फिगर नीड टू बी गिवन इन वैल्यू और क्वांटिटी। 44 स्टॉक वाली क्वांटिटी में जाती है। थैंक यू सो मच सर, शेयरिंग। No compliments required, your
gesture attending this my webinar. I'm thankful. Himanshu Taneja, if you are filing under normal business, not 44, and this year you have a registered loss or income less than 6%, then the revenue to boss इसका आंसर बहुत बार दे चुका हूँ. नहीं करना अगर पास्ट में आपने कभी यूज नहीं किया है. Is updated till 6/8/2023 at ICAI portal. It is final and we can refer to. देखिए सर, जो टैक्स ऑडिट गाइडेंस नोट है, ये आपका आज की डेट में जो हमने दिया है पब्लिक के लिए है. इस अपडेशन 16 तारीख अगस्त के बाद आएगी. ये अभी अपडेटेड नहीं है, ये पिछले साल वाला है. Sir, which guidance note can refer for tax audit? The which will come, you can refer the old one, but there are certain changes which I have referred you. If you are doing today and you can't run away from the tax audit, you can refer the old. Otherwise, you can take my the draft guidance note also as final. Sir, can we, Anish Gupta, can we make book adjustment of unsecured loan? No. सर आवाज म्यूट हो गई है. अभी अब देखो कनेक्टेड. Yes. Sorry, friends. Yes. So now GST late fees disallowed under penalty or fine. It is neither a penalty nor it is fine, in my opinion. But you need to check the relevant law. It is an additional fees, late filing, but non-payment will attract fine. Whether GST rate, late fee is already answered. Piyush Manchanda, sir, SSC receipt payment for purchase of stamp paper from customer downloaded from government portal, whether that is included in turnover reimbursement of expenses. आपने एज ए क्लाइंट अगर लिया है तो नहीं है, लेकिन अगर आपका बिजनेस है, प्रॉपर्टी डीलर है, तो वो reimbursement of expenses में ले सकते हैं. Sir, whether bank guarantee reported in contingent liability? What bank guarantee? Anything. Bank guarantee is not a contingent liability. Any amount for which you have given as a bank guarantee is to be reported in notes to account. You are not paying in the P&L, so it is not to be reported. ITC detail to be given? Yes. We are saying yes. So can you provide the PPT after some time, after 16th of August? 16D, explain. गगन, 16D में क्या चीज गगन जी, एक बार मिस्टर गगन को अनम्यूट करें जरा. मिस्टर गगन, you are unmuted. Kindly tell me what you want to understand. क्या चीज पूछना चाह रहे हैं गगन जी? हेलो, am I audible? हाँ जी बोलिए.
सर मैं पूछना चाहता हूँ एनी अदर इनकम में, जैसे मेरे क्लाइंट की कोई इंटरेस्ट इनकम है या कमीशन इनकम है, क्या मुझे ये रिपोर्ट करनी है अगर मेरी बैलेंस शीट में नहीं रिपोर्ट की? देखिए, अगर आप अपने P&L में नहीं डाल रहे हैं तो याद रखिएगा कि अगर यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं तो जो आपकी ITR है उसमें भी आप वही रिपोर्ट करेंगे, एनी अदर ऑफ आइटम जो टैक्स ऑडिट की एडजस्टमेंट है, नहीं तो आपको डबल वहां आ जाएगी। तो अगर मान लीजिए आपको वो अपने सिर्फ पर्सनल अकाउंट नहीं दिखा रहे हैं, सेविंग बैंक का कोई इंटरेस्ट आ गया तो आप उसको डिस्क्लोजर भी दे सकते हैं, लेकिन 16D में अगर वो नहीं एडजस्टमेंट कर रहा है तो आप कंप्यूटेशन में उसकी एडजस्टमेंट कराएं अपनी अलग से 16D की, और उसको ITR में वही डिस्क्लोज करें जहां पे वो जो है एनी अदर इनकम वाला आता है, उसको मर्ज नहीं कर दीजिएगा। ठीक है जी? ठीक है, थैंक्स अ लॉट सर। अच्छा, हाँ, एक सेकंड, ये अभी आपने कुछ ऐसे करा है, वो कोई चैट है, chat is not visible. Hello sir, can this presentation be shared? Yes, it will be shared, but after 16. Ashish Ketrapal ji. Then last is this quick cooperative bank guidance. When expected, I don't know. Please check the issued site. So, do we need to show book entries of loan? I have already answered. Yadav ji, I don't know why you have given the link. Link should not be given in any question answer. Arun Tibriwal ji, how to report quantity details and the unit of measurement of purchase or consumption is different. That you have to mention, you have to convert into same thing so that they are comparable. If it is not comparable, then you have to mention in the report. Anish, adjustment I have already answered. Then Samir, thank you very much. No compliments, boss. Thank you. Anything else? So I think I have answered open question. कितने रह गए ये? कौन से रह गए? आपका QA भरी जा रहा है बार बार। नहीं यार, ये मैंने तो कर दिए थे। आंसर कैसे आ गए? दोबारा बताओ। अश्विनी आ गए? हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने तो खत्म कर दिए। चलो, अगर आपका कोई अभी भी क्वेश्चन पेंडिंग है तो वो दोबारा अपना QA में डाल दे। आप अनम्यूट डाल दो। QA में रिसेंट में डाल I have given. रिसेंट वाला I have डाल given the दो। answer for it. 619 पे आया सर, बैलेंस शीट फॉर्मेट एज पर टेक्निकल गाइड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इज कंपलसरी इन केस ऑफ टैक्स ऑडिट। अभी उसकी डेट आने वाली है, वो डेट नोटिफाई करेगा वेबसाइट पे। अभी डेट आएगी, वो कब से कंपलसरी है वो। अगर कोई और भी है तो रिसेंट वाला डाल दो, बाकी मैं सारे ना डिसमिस में डाल दिए। हाँ डाल दो। हाँ, नहीं, तो मेरे पास ओपन 30 पर आ रहा है अभी। रिसेंट वाला जो है ना वो कर लो। चल मेरे को एक बार पढ़ दे, मैं वैसे बता दूं। नहीं, रिसेंट वाला देख लेते हैं ना। पुराने वाले तो मतलब आपके हो चुके हैं ना, जो 5 बजे वाले परचेज इज ए पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इन क्लॉज 44 यस। अरुण जी, हाँ 16D में ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ। क्लॉज 22 में ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ। चलिए, Mr. Nitish Bansal, as Form 3CD filed before filing of return and statutory dues under are not deposited. आप जिस डेट पे दे रहे हैं के बाद वो क्लाइंट अपनी रिटर्न में एडजस्टमेंट करे, वो कर सकता है। वो डिसअलाउंस आएगा। आजकल आपको ई वेरिफिकेशन में, हमारे इंस्टीट्यूट का आप ई वेरिफिकेशन का एक वेबिनार है, वो हमने डाला है, ट्यूसडे को आ जाएगा, उसको जरूर देखें। ये सारी एडजस्टमेंट वहां पे आएंगी। आशीष यार, ये नहीं, मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। आशीष,
आपकी क्वेरी इस टाइम, बिकॉज यू आर आस्किंग मी समथिंग विच इज not valid. It should not be done. How can you maintain your stock on GP ratio? This is something not acceptable. ईमेल नहीं है प्रीवियस ऑडिटर को, आपको ईमेल हमने सिर्फ जो है कोविड के टाइम अलाउ किया था. यू हैव टू सेंड रजिस्टर्ड एडी और ए स्पीड पोस्ट. पीयूष मनचंदा एसएससी रिसीव पेमेंट फॉर परचेजेस, यू हैड ऑलरेडी आंसर्ड. ठीक है अश्वनी, आई थिंक आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है सर. मोहित दिमान जी आपका हो गया, अनम्यूट किया हुआ है आपको. मोहित दिमान जी आपका हैंड. हाँ जी सर. हाँ जी सर, गुड इवनिंग. हाँ जी बोलिए. हाँ जी सर, मेरा तो एक करी थी कि इन केस ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच इज अ ट्रस्ट, तो उसके इसमें फॉर्म 10 डबल बी तो जाता है, तो इज इट मैंडेटरी आल्सो टू फाइल 44 AB? किस बात के लिए? अगर वो बिजनेस कर रहा है तो अदरवाइज को जरूरत नहीं. स्कूल है सर, इट इज रनिंग अ स्कूल. स्कूल अगर कर रहा है तो कोई जरूरत नहीं. ओके, दिस इज नॉट ए बिजनेस. ओके सर. ठीक है फिर सर, हम टाइम भी हमारा Okay, कंप्लीट sir. हो गया है, मेरे ख्याल में डेलिब्रेशन भी कंप्लीट हो गई है. So friends, I think I've tried to answer. My cache is tallied now. All the queries which are there, I have already said. Still, I'm available, as you know. My mobile number is 9811080342. If you have any other query, you can ring me at any time. तो सुभाष जी को नमस्ते. हाँ, थैंक यू वेरी मच. तो बाकी मैं गौरव जी को भी आपको नमस्ते. संजय जी ने आपकी सारी क्वेरी रिजोल्व कर दी हैं. जो हमने हेल्प डेस्क की सीरीज भी शुरू की हुई है, उसका नेक्स्ट ट्यूसडे को जो आएगा प्रोग्राम, हम उसमें भी मतलब आपकी क्वेरीज लेंगे. जो भी आपकी क्वेरीज होगी विद द पैनलिस्ट जो भी हमारे उस समय रहेंगे अवेलेबल. तो बाकी मैं आपको कहूँ कि संजय जी की डेलिब्रेशन आपको अच्छी लगी हो ना लगी हो, इवन दो वोट फॉर संजय जी, वो मत भूलना, ठीक है ना. तो वो अगर किसी को नहीं अच्छी लगी होगी तो दूसरा स्पीकर पकड़ लाएंगे, लेकिन पर वोट संजय जी को ही देनी है. जी संजय तो जी मैं अच्छी ना लगी हो कैसे हो सकता है? हाँ जी, संजय जी की डेलिब्रेशन अच्छी ना लगी हो जाए कैसे हो सकता है? नहीं मैं अगर ना लगी हो तब भी मतलब वोट संजय जी को ही देनी है. पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो डेलिब्रेशन अच्छी ही लगेगी. डेलिब्रेशन भी अच्छी है तो वोट भी इनको मिलेगा ना. वोट कहाँ जाना है. और दूसरा जो मैंने आपको कहा था कि मैं बड़ी जल्दी कल ही अनाउंस कर दूंगा रिगार्डिंग 10B के ऊपर एक प्रोग्राम इमीडिएट करेंगे. जैसे ही संजय जी का एक्सपोजर ड्राफ्ट गाइडेंस नोट 20 तारीख के बाद अगर गाइडेंस नोट नहीं आ पाया किसी वजह से, टेक्निकल गाइड, तो 20 तारीख के बाद मैं करूंगा. अभी मैं इसलिए नहीं कुछ बोल रहा हूं क्योंकि यूटिलिटी नहीं है, एंड आई एम पुटिंग माय फिंगर लाइक दिस, तो मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहूंगा. Sir, what about certificates? I mean, will it be given to the panelists also? सबको सर. अश्वनी बताएगा. सबको देंगे सर, वो जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है उधर से डाटा मैं देखता हूँ, फेच करके सबको देंगे सर वो सर्टिफिकेट. और दूसरा अश्वनी, मेरा मोबाइल या तो दे, चैट में डाल दे, नहीं तो मैं रिपीट करता हूँ. 3 लोग बोल चुके हैं. 9811080342. तो दूसरा आपको मैं जो कारों पे भी हम जल्दी प्लान करेंगे प्रोग्राम, कारों और शेड्यूल 3 पे, ये जो मेजर आपकी स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ताकि आप उनको डिस्चार्ज कर सको प्रॉपरली. तो इस वजह से ये तीनों प्रोग्राम बड़ी जल्दी प्लान करेंगे. 10B का अभी एक पहले करेंगे, उसके बाद संजय जी ने जैसे कहा है 20 के बाद भी एक प्रोग्राम करेंगे 10B के ऊपर, क्योंकि वो सभी के ऊपर इम्प्लीमेंटेड है. जिनके पास भी कोई ट्रस्ट का ऑडिट है 5 करोड़ से कम, ज्यादा 1 करोड़ से ऊपर, 5 करोड़ तक, 5 करोड़ से ऊपर, उन सब पे इम्प्लीमेंटेड है. तो इस वजह से वो प्रोग्राम हम बड़ी जल्दी करेंगे 10B के ऊपर. तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे साथ सुभाष जैन जी जुड़े हुए हैं, सीनियर मेंबर हैं लुधियाना से. तो काइंडली प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ बोका एज वेल एज चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन. थैंक यू अश्विनी जी. संजय जी, आप हमेशा की तरह वैसे ही प्रफुल्लित एंड खुश मिजाज, बोलने का तरीका भी वैसे प्योर, कि लोगों को समझ आ जाए फटाफट और जल्दी प्योर. और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, पैनलिस्ट का सबका धन्यवाद. सभी मेंबर जिन्होंने इसमें सेमिनार में पार्टिसिपेट किया,
सर्टिफिकेट कोर्स में भाग लिया और अच्छे तरीके से सुना, और कुछ जिन्होंने क्वेरीज रेज की उनका भी धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, वोका का स्पेशली जो उन्होंने ये सारी सीरीज शुरू की हुई है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो आपको थैंक यू यूट्यूब का सर, लिंक मिल थैंक यू जाएगा। वेरी मच। अभी ये प्राइवेट था, मैं इसको अभी पब्लिक कर दूंगा यूट्यूब लिंक। हमारा मेन पर्पज यही रहता है कि मैक्सिमम मेंबर पहले इधर एडजस्ट हो, ताकि वो एक तो स्पीकर को होता है कि मेरे को वोटें नजर आ रही हैं, दूसरा क्या होता है कि दूसरा होता है कि आप अपनी क्वेरी यहाँ पे रूबरू पूछ सकें। हम दो जगह से क्वेरी लेनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन अब हम यूट्यूब लिंक आपके लिए ओपन कर देंगे, पब्लिक कर देंगे, ताकि आप इसको दोबारा भी सुन सको। और सर्टिफिकेट जैसे मैंने आपको कहा विद इन 2 to 3 वीक्स मैं अपनी गूगल ड्राइव पे जो CAA ड्राइव है जी, गूगल ड्राइव, उसके ऊपर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर पाओ। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का अश्विनी हमारे जी, साथ जुड़ने के अश्विनी मैं लिए। एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी। हाँ सर, ऐसा है संजय जी, मैंने 84 में ट्रेनिंग शुरू करी थी, और 84 में टैक्स ऑडिट, 85 में टैक्स ऑडिट ट्रेनिंग शुरू करी थी, 84 में आ गया था। और तब से आपसे ही सीखने का सिलसिला चल रहा है। संजय जी मेरे सीनियर थे, तो थैंक यू ये बॉस, मेरा ख्याल थैंक यू। चलता ही रहना है ना। वोटें तो आपके लिए ही हैं पर आपका जो थैंक यू वेरी मच। ज्ञान चलता रहता है वो बड़ा अच्छा है। मैं थैंक यू वेरी कोशिश मच। करता हूँ आप लोगों की एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा उतरूं, पर आजकल मेरे पास जो है एडमिन और जो है रूल्स रेगुलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा इशू डिपेंड करने लग गया है, तो कभी कभी मैं उतना अपडेट नहीं रह पाता हूँ जितना मेरी नॉलेज रहती है वैसे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स थैंक यू।